मेरे क्लो अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अपन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो 1882 का इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सभी मतलब जो संपत्ति प्रॉपर्टी होते हैं किस प्रकार से जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, किस प्रकार से अपन प्रॉपर्टी का मॉर्गेज ले सकते हैं, बंधक बना सकते हैं, या पटाल अपन किस प्रकार से लेंगे, ठीक है। तो उसका विनिमय एक्सचेंज वगैरह किस प्रकार से करेंगे, दान जो एक्शनेबल क्लेम वगैरह वो सारा किस प्रकार से होगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है, इसके अंदर कितने सेक्शन होंगे जो और कब लागू हुआ, तो वो सारी चीज़ें अपन देखते हैं। यानी अपना जो ट्रांसफर ऑफ चैप्टर 2 5 से लेकर 53A इसको भी अगर अपन डिवाइड करें तो सबसे पहले सामान्य जो प्रस्ताव है उसके बारे में बात की गई है, जो कि सेक्शन रहेगा अपने पास में 5 से लेकर 9। फिर इसके अंदर अंतरण की जो कंडीशन वगैरह है वो बताई गई है, अंतरण की शर्तें जो कि सेक्शन 10 से लेकर 12, 25 और 34 के अंतर्गत जो बताया गया है। उसके बाद में जीवन उपरांत अंतरण करते हो जो अनबॉन्ड या प्रोबेबिलिटी, तो वो आ जाएगा अपने पास में 13 से लेकर 18 तक। वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट, निहित हित और समाश्रित, ये अपने पास में 19 से लेकर 24 तक। उसके बाद में निर्वाचन आ जाएगा, इलेक्शन, जो कि 35। उसके बाद में अपने ये इससे पहले वाला जो है यहाँ पे अपन ने देख लिया है 25 से 34। फिर प्रभाजन के बारे में बात की जाएगी 36 से लेकर 37, 2 सेक्शन रहेंगे इसके अंतर्गत। फिर इसके अंतर्गत बातें आती है विशेष अंतरण के बारे में, जो कि सेक्शन 38, 41, 47। फिर अगर आप कोई थर्ड पार्टी को करते हो, तीसरे पक्षकार का अधिकार, तो वो आ जाएगा अपने पास में 48 से 39, 48 से लेकर 50। उसके बाद में कुछ प्रकीर्ण अपन मान सकते हैं, मिसक्लेनियस मान सकते हैं, 48, 49, 51 से लेकर 53A तक। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो अपना डिवाइड हो रखा है। तो अपन देखते हैं कि सेक्शन 5 से लेकर 53 के अंदर जो सेक्शन संपक्षकार के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण के बारे में बात करेगा, जो कि जंगम और स्टार संपत्ति का अंतरण के बारे में बात करता है। संपत्ति का अंतरण की परिभाषा, संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अन्य अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति का अंतरण करता है। संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य किया जाता है। जीवित व्यक्ति या कंपनी जंगम सुगम व्यक्तियों का, चाहे वो निगमित हो या ना हो, आता हो, किंतु एतस्मिन अंतर से कोई भी बात कंपनियों के संगम व्यक्तियों के निकाय के द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंधित किसी भी तत्समय प्रवर्तित विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, यानी सेक्शन अगर अपन देखते हैं कि जो सेक्शन है 5 वो ये बताता है कि जो संपत्ति का अंतरण है किस प्रकार से बताया गया है। लेकिन जब संपत्ति अंतरण और संपत्ति शब्द की परिभाषा तो नहीं की गई है, संपत्ति का अंतरण क्या है ये बात बताता है। अंतरण का तात्पर्य केवल एक ऐसे तरीके से है जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को संपत्ति का प्रदान करता है। संपत्ति का अंतरण 3 तरीके से इस परिभाषा के अंतर्गत बात बताई गई है। पहले परिभाषा के अंतर्गत पहला बिंदु देखते हैं तो कोई एक जीवित व्यक्ति अन्य जीवित व्यक्ति को कर सकता है। सेक्शन 5 संपत्ति का अंतरण 3 माध्यमों से होता है। कोई एक जीवित व्यक्ति, ठीक है, कोई एक जीवित व्यक्ति क्या करेगा, अन्य जीवित व्यक्ति को कर सकता है। अन्य जीवित व्यक्ति को कर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसके अंतर्गत कि कोई एक जीवित व्यक्ति क्या करेगा, या तो स्वयं को और एक से
अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को कर सकता है। तीसरी बात इसके अंदर यह बताई गई है कि कोई एक जीवित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को या स्वयं और अन्य जीवित व्यक्तियों को क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी कैसे दे रहा है? वर्तमान में दे रहा है या भविष्य में दे रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? इसकी तीनों बातें समझ में आई नहीं आई कि कोई एक व्यक्ति जीवित व्यक्ति को अन्य जीवित व्यक्ति को करेगा, कोई एक जीवित व्यक्ति स्वयं और एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्ति को कर सकता है, कोई एक जीवित व्यक्ति अन्य व्यक्ति को या स्वयं को या अन्य जीवित व्यक्ति क्या कर सकता है? वर्तमान में देगा या भविष्य में देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब अगर आप सोच रहे हो कि स्वयं को किस प्रकार से अंतरण किया जाएगा, तो स्वयं के अंतर्गत एक ये क्या है कि एक विचारने वाला बिंदु है कि अगर आप प्रॉपर्टी का जो अंतरण करना चाहते हो कि स्वयं को किया जा सकता है, इसका अगर अपन देखते हैं कि कब एक प्रॉपर्टी को स्वयं को दी जा सकती है और कब और कैसे एक जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण स्वयं के पक्ष में अंतरण कर सकेगा। तो एक व्यक्ति अगर आप कोई भी जो स्वयं की क्या करते हो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसका आप क्या करते हो? न्यास करते हो या न्यास करता है सृजन करते हो, ट्रस्टी बन जाते हो, ट्रस्ट बन जाते हो, वहाँ पे ट्रस्टी बना देते हो, तो स्वयं की क्या ट्रस्टी हो जाते हो और तब वो प्रॉपर्टी स्वयं को संपत्ति कर यानी मतलब है कि उसको अंतरण कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी स्वयं की है, यानी यहाँ पे ये जो बात की गई है स्वयं अन्य व्यक्ति को और स्वयं अन्य व्यक्तियों के रूप में, तो स्वयं और अन्य व्यक्ति अन्य जीवित व्यक्ति का शब्द का प्रयोग इस प्रकार से किया गया है। यहाँ न्यासी अगर एक से अधिक हो तो वहाँ पर न्यास करता स्वयं या उसके साथ एक या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है का निर्माण करने वाला जो स्वयं को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया जाता है, अपने आप में संपत्ति का अंतरण कर सकता है। लेकिन अगर अपन देखें एप्लीकेबिलिटी के बारे में, तो वहाँ पर ये मोमडन विधि के अंतर्गत लागू नहीं होता है। तो ये भी एक बात है, परंतु एक अपवाद के अंतर्गत अपन देख सकेंगे। लेकिन यहाँ देखना यह आवश्यक हो जाता है कि हर एक व्यक्ति अपनी अस्तित्व के भिन्न भिन्न या अपन इस तरह कैपेसिटीज में होना चाहिए। मतलब है कि वो बंदा क्या होना चाहिए? अलग अलग कैपेसिटीज के अंदर होना चाहिए पहला, अन्यथा इस प्रकार से अंतरण संभव नहीं हो पाएगा। जो कि धारा का जो दूसरा पैरा है ये स्पष्ट बात बता देता है, जो कि ये है कि जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो जीवित व्यक्ति से तात्पर्य उन ही व्यक्तियों से नहीं होगा जो किसी शरीरधारी व्यक्ति से हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत जो वैधानिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो कि कंपनी या संगम या व्यक्तियों के निकाय चाहे वह ना निगमित आते हो। किंतु यह धारा ध्यान देने योग्य बात इसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि इसके अंतर्गत कोई भी कंपनियां या व्यक्तियों के निकाय या इनके द्वारा किए जाने वाली संपत्ति से संबंधित किसी भी तत्समय प्रवर्तित जो विधि को लागू करने या प्रभाव नहीं डालेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कंपनी या कोई भी निकाय या कोई भी अन्य विधि के जो संपत्ति अंतरण के द्वारा लागू हो वो नहीं होंगे। कोई किया गया कार्य या आश्वासन के रूप में अगर कोई भी आप जिसका अंतरित नए सत्व के रूप में या हित प्राप्त करता हो, तो उसे अंतरण से पहले ही नकार रखा जाएगा, इसका हस्तांतरण कहलाएगा। अब कोई प्रॉपर्टी आप वर्तमान में करते हो, जैसे कि भविष्य के अंतर्गत करते हो, तो उसका अंतरण किस प्रकार से हो सकता है? कि संपत्ति का अंतरण इस प्रकार से किया जा सकता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी है उसको तुरंत सेल कर देते हो तो वह वर्तमान के अंतर्गत हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आप भावी रूप में करते हो, भविष्य के दिनांक के अंतर्गत करते हो, चाहे 2025 के अंदर करोगे, तो संपत्ति भावी अंतरण के रूप में मान लिया जाएगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों का। पहले इसका लेते हैं कि वर्तमान में किस प्रकार से देय होगा। मतलब ए बंदा है, इसकी एक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, और ये बी को देता है, और जब ये सेल डीड बनाता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं लगाता है, नॉट एनी कंडीशन, तो वो क्या हो जाता है? जो प्रॉपर्टी है जब इसको बेच रहा होता है तो वो तुरंत इसके हित में चली जाएगी। ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो वर्तमान के अंतर्गत प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। अब अगर आपने क्या किया है कि यही प्रॉपर्टी जो बी है, ठीक है, ये बी क्या करता है कि सी को देता है प्रॉपर्टी, और सी को ये कहता है कि भाई तू है ना मेरे जीवन काल के अंतर्गत अगर तू ना डी से शादी कर लेता है तो ये प्रॉपर्टी तेरे अंतर्गत चली जाएगी। और ये बंदा क्या करता है कि जब इसके जीवन काल में ये डी से शादी कर लेता है, ठीक है, तो शादी करते ही वो प्रॉपर्टी किसके अंतर्गत चली जाएगी? इस सी के फेवर में चली जाएगी, तो ये भावी अंतरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये एक कंडीशनल के अंतर्गत है, जो उसको शर्त पूरा कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी इसके फेवर में चली जाएगी। अगर आप कोई भी मतलब है कि जो संपत्ति का अंतरण करते हो, तो संपत्ति का अंतरण दो प्रकार से किया जा सकेगा। पहला पक्षकार के कार्य के द्वारा, यानी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा, दूसरा
बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। अगर आप बाई एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत सेल आ जाएगा, बंधक आ जाएगा, पट्टा आ जाएगा, विनिमय आ जाएगा, दान आ जाएगा, अनुचित दावे का अंतरण आ जाएगा। अगर आप बाई ऑपरेशन के द्वारा करना चाहते हो तो इसके अंतर्गत सक्सेशन, इंसॉल्वेंसी या एग्जीक्यूशन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अपने को देखने को मिलेगी। लेकिन उक्त प्रकार के जो अंतरण है ये अपने भारतीय संपत्ति अंतरण के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, स्कोप के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिसके अंदर ये लागू नहीं होगा। संपत्ति अंतरण के क्षेत्र में निम्नलिखित अंतरण शामिल नहीं बताए गए हैं, जो विधि द्वारा अंतरण नहीं है, या वसीयत द्वारा अंतरण नहीं है, या पारिवारिक बंदोबस्त के द्वारा अंतरण नहीं है, या संपन्न का जो परित्याग का अंतरण करते हो, या विभाजन के द्वारा आप अंतरण करते हो, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएगी इसके अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। संपत्ति का अंतरण का माध्यम केवल कॉन्ट्रैक्ट से ही होगा। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट शून्य या इलीगल तरीके से बनाया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो भी अपन के कौन से सेक्शन के अंतर्गत, 11 के अंदर जो करार सक्षम व्यक्ति के द्वारा किया जाना है तो वो शून्य हो जाएगा, और इसलिए ऐसा करार संपत्ति का अंतरण भी वैध नहीं मान लिया जाएगा, जो अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ के आए हैं। आगे यहाँ तक बात समझ में, सेक्शन 5 समझ में आया आपको? ओके, नहीं आया है तो एक बार इसको वापस पीछे रिमाइंड करके आराम से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है कि कौन सी प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वापस कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।